हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास में। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है जी। अगर आपको वो वाले वीडियो देखने हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन या एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th में इसमें चैप्टर नंबर 16 जो लास्ट चैप्टर है इसका 11th क्लास का, इसी के साथ 11th क्लास का कंप्लीट कोर्स जो है कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता स्टार्ट करने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे अपन, देखो प्रायिकता अपन ने 8th क्लास में शुरुआत की थी। थोड़ी सी प्रायिकता का टॉपिक जो था है ना, प्रोबेबिलिटी का टॉपिक जो था वो क्या था, अपने 8th क्लास के अंदर स्टार्ट की थी ना। तो प्रायिकता बेसिकली है क्या ना, किसी भी इवेंट के, किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को व्यक्त कर देना, संभावना को व्यक्त कर दें। जैसे मैं एक सिक्के को उछालूं ना, एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर है ना, उछालने पर क्या होंगे घटनाएं, क्या क्या हो सकती है ना। देखो मैं आपसे बोलूं 4 तरह के परिणाम हो सकते हैं क्या, है ना। देखो या तो हेड एंड टेल आए है ना, एंड टेल आए, या उस पे क्या आए, हेड आए, या क्या है टेल, या क्या हेड और टेल आए ना, हेड और टेल आए ना। तो ये घटनाएं हो सकती है ना, ये घटनाएं घटित हो सकती है। अब इनकी संभावनाएं क्या है ना, इनकी संभावनाएं क्या है, तो हेड एंड टेल है ना, एक सिक्के को उछाले हेड भी आए और उस पर टेल भी आए, इसकी संभावना कितनी है, 0% है ना, 0% है। ठीक है। हेड आने की संभावना क्या है, क्योंकि दो ही आउटकम ना, दो ही परिणाम आ सकते हैं, उसकी कितनी है 50% है ना, और टेल आने की कितनी है 50%। और हेड है या टेल, या हेड है या टेल है, दोनों में से कोई ना कोई सा तो आएगा ही, उसकी संभावना कितनी है 100% है कि दोनों में से कोई एक तो आएगा। यूं परसेंटेज में अपन बोलते हैं कि यार हेड और टेल आने का तो कोई संभावना नहीं, 0%, इम्पॉसिबल इवेंट है ना, असंभव घटना है। हेड और टेल दोनों एक साथ आना तो क्या असंभव घटना है ना। हेड आना क्या संभव है, कितना संभव है, 50-50 बोल देंगे, 50-50 है ना। हेड या टेल ये 100% है ना। तो प्रायिकता ना 0% का मतलब प्रायिकता की वैल्यू कितनी होगी, 0 की है ना। और 50% का मतलब क्या, 15/100 है ना। तो कितनी हो जाएगी 1/2 है ना, या 0.5 भी बोल देते हैं, इसका बोलते हैं 0.5, इसकी 0.5 और इसकी कितनी है 1 है ना। तो अपन ने देखा था छोटी क्लासों में, अपन ने नोट भी किया था 10th क्लास के अंदर शायद अपन ने देखा था कि किसी प्रयोग की सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है, और प्रायिकता की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 1 या 1 से छोटी होगी ना। मतलब प्रायिकता की जो मान है, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है किसी भी घटना की ना, उसका मान 0 और 1 के बीच में रहता है। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती किसी भी घटना की प्रायिकता, और 0 से कम नहीं हो सकती, मतलब माइनस में नहीं हो सकती। यूं नहीं बोल सकते कि 5 होगी है ना, किसी घटना की प्रायिकता 5 हो जाएगी। 5 हो जाएगी तो आपने कहीं ना कहीं खुद ने कहीं ना कहीं क्या कर दी, गलती कर दी ना। ये थी प्रायिकता, अपन ने देखा था। और अपने प्रायिकता का एक सूत्र देखा था ना, प्रायिकता का एक सूत्र देखा था। प्रायिकता का सूत्र क्या था, प्रायिकता क्या है, अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम ना, अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम है ना, कुल परिणाम है ना। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन ये फॉर्मूला क्या था, कि इसी फॉर्मूले पे बेस्ड अपन ने सारे क्वेश्चन किए थे कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, वो क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट ई की ना। ठीक है। घटना क्या थी, किसी भी प्रयोग को करें ना, किसी भी प्रयोग को करें, जैसे एक सिक्का उछाला ना, इसके ये एक सिक्का उछाला ना, तो हेड या टेल आना ये क्या है, कोई घटना है, कोई इवेंट है ना। इसमें अपन पढ़ेंगे अपन यादृच्छिक परीक्षण है ना, यादृच्छिक परीक्षण है ना, परीक्षण 11th क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है ना। वैसे तो एक्सपेरिमेंट अपन केमिस्ट्री में और फिजिक्स में भी करते हैं ना, वो वाले एक्सपेरिमेंट की बात नहीं कर रहा, यहाँ रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं ना। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट होते क्या हैं, यादृच्छिक परीक्षण है ना, ये अजीब सा थोड़ा नाम है तो उसको मन रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, जिनमें 2 कंडीशन को फुलफिल करते हैं। कोई भी एक्सपेरिमेंट, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट कब होगा, जब वो नीचे 2 कंडीशन जो मैं लिख रहा हूं उनको फुलफिल करेगा ना। तो क्या होगा, रैंडम कोई भी एक्सपेरिमेंट
कोई भी एक्सपेरिमेंट है ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा जिसके मोर देन वन आउटकम्स हो ना। आउटकम्स क्या होते हैं? परिणाम होते हैं। किसी भी प्रयोग के एक से ज्यादा परिणाम हो, है ना, उस वाले को क्या कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे मैंने कोई केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट किया है ना, किसी सॉल्यूशन में कोई दूसरा सॉल्यूशन मिला है तो अपन को पता है कि बाद में क्या बनेगा ना, बता सकते हैं ना। तो मोर देन है ना, जैसे एक सिक्के को उछाला है ना, ये एक सिक्के को उछाला, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। क्यों? क्योंकि मोर देन वन एक्सपेरिमेंट है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो मोर देन वन एक्सपेरिमेंट है। दूसरी कंडीशन क्या है? आउटकम्स आर इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट है ना। परिणाम जो है, जितने भी परिणाम है, कोई भी एक्सपेरिमेंट है, कोई भी एक्सपेरिमेंट मतलब परीक्षण है, उसके जो परिणाम अपन पहले से नहीं बता सकते ना। जैसे केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल में तो अपन पहले से भी बता देते कि ये दोनों सॉल्यूशन अपन जब मिलाएंगे तो ये परिणाम निकल गया है ना, मतलब प्रिडिक्ट कर देते हैं, अपन बता देते हैं कि यही आउटकम होगा। लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन से होते हैं? जिनमें जो आउटकम होंगे, आउटकम मतलब जो परिणाम होंगे, उनके बारे में अपन पहले से ही श्योर होकर नहीं बता सकते कि यही होगा, है ना। अपन जैसे एक कॉइन को टॉस करते हैं, एक कॉइन को टॉस करें तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा ना। जो ये दो आउटकम है, ये अपन पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हेड ही आएगा, ऐसे नहीं बता सकते, या टेल ही आएगा। हम बोल सकते हैं हेड या टेल में से कोई सा भी आ सकता है ना, मतलब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हेड ज्यादा आएगा टेल आएगा ना। या कोई डाइस को थ्रो करें ना, डाइस को थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। बोले सर क्यों रैंडम एक्सपेरिमेंट क्यों है? क्योंकि इसके मोर देन वन आउटकम है, एक से ज़्यादा आउटकम है, एक से ज़्यादा परिणाम है, 6 परिणाम है। और कोई भी परिणाम जो है पहले से अपन नहीं बोल सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि 5 ही आएगा, है ना। कुछ भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 6 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है ना। तो ये वाले जो एक्सपेरिमेंट होंगे वो क्या होंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट होंगे ना। फिर आते हैं इसमें, है ना, पहली डेफिनेशन ये, कोई भी एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट कब कहलाएगा? जब वो 2 कंडीशन को फुलफिल करे। क्या? कि मोर देन वन आउटकम्स हो और आउटकम्स आर इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट, है ना। पहले से अपन नहीं उनके बारे में बोल सकते कि ये आएगा, ठीक है। फिर है इसमें परिणाम, है ना। परिणाम क्या है? आउटकम, है ना। आउटकम्स क्या होते हैं? किसी भी एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट है ना, वो जो रिजल्ट है वही क्या होंगे? आउटकम्स होंगे। जैसे एक कॉइन को टॉस करें, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया कि कॉइन को टॉस किया, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है, तो उसके 2 आउटकम होंगे, है ना। ये जो आउटकम होंगे, ये जो परिणाम होंगे, ये क्या होते हैं? आउटकम्स, है ना, रिजल्ट। या एक डाइस को थ्रो करें, ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि इन दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। मोर देन वन आउटकम्स हैं और कोई भी आउटकम प्रेडिक्टेबल नहीं है। तो ये वाले जो 1 2 3 4 5 में से कुछ भी है, ये क्या आते हैं? रिजल्ट है, और वो रिजल्ट क्या कहलाते हैं? आउटकम्स, है ना। फिर आता है प्रतिदृश्य नाम है क्या इसका? क्या नाम है? प्रतिदृश्यमष्टि, है ना। प्रतिदृश्यमष्टि, है ना, मतलब सैंपल स्पेस बोलेंगे इसको ना। क्या है? सेट ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना। रैंडम एक्सपेरिमेंट वो क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस, है ना। प्रतिदर्शमिष्टि, है ना, क्या होती है? किसी भी प्रयोग के जितने भी आउटकम्स हैं, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी आउटकम्स हैं, उनका जो सेट होगा, है ना, वो क्या होता है? सैंपल स्पेस। जैसे एक मैंने रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया, कि कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 आउटकम होंगे। इन दोनों आउटकम का जो सेट होगा उसको ऐसे, सैंपल स्पेस को किससे लिखते हैं? एक्स से। वो क्या होगा? सेट ऑफ टोटल आउटकम्स, है ना। मतलब एक मैंने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, कौन सा? कॉइन को टॉस किया, है ना। कॉइन को टॉस किया तो उसके जो टोटल आउटकम है, उनका जो सेट है वो क्या? सैंपल स्पेस। एक डाइस को थ्रो करने पे, है ना, सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 और 6। ये तो है। डाइस को थ्रो करना एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसके 6 आउटकम हैं, और इन 6 आउटकम का जो सेट है वो क्या होगा? सैंपल स्पेस होगा ना। एक्सरसाइज 16.1 के अंदर अपन ऐसे ही क्या पढ़ेंगे? सैंपल स्पेस। कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसका सैंपल स्पेस लिखना सीखेंगे।
तो करते हैं एग्जाम्पल, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों बोर्ड पे देखो क्या कह रहे हैं। पहला नंबर एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं कि दो सिक्कों को एक बार उछाला गया है, प्रतिदर्श मिष्टी ज्ञात कीजिए ना। दो कॉइन है, दोनों को एक साथ टॉस किया गया है ना, दोनों को एक साथ टॉस कर दे ना, दो कॉइन एक साथ टॉस कर दे, दो कॉइन, दो सिक्के, कॉइन एक साथ है ना, एक साथ टॉस कर दे है ना, या एक कॉइन को साइमल्टेनियसली ना एक के बाद दूसरा टॉस करे, दोनों एक ही तरह की घटनाएं है ना। दो कॉइन एक साथ टॉस करूं, या पहला कॉइन टॉस करके एक बार टॉस करके उसी को दोबारा टॉस करूं और वो जो आउटकम है उसको नोट करूं, ये दोनों क्या है, एक ही घटना है ना। तो इसका हमें क्या लिखना है, सैंपल स्पेस लिखना है ना, सैंपल स्पेस लिखना है। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सीखा था ना, काउंटिंग सीखा था। दो कॉइन है, देखो दो कॉइन है, टॉस कर रहा हूं मैं ना, दो कॉइन है, टॉस कर रहा हूं, तो इस पे या तो हेड आएगा है ना, या तो हेड और टेल आएगा, और इस पे भी क्या आएगा, हेड और टेल आएगा है ना। तो इसके 1 + 1 कितने, 2 आउटकम हो गए ना, या के लिए प्लस करते हैं तो 2, इसके भी 1 + 1 कितने हो गए, 2 आउटकम हो गए ना। लेकिन दोनों सिक्कों के ऊपर जो एक परिणाम निकल के आया वो एक परिणाम मानेंगे ना, उसको क्या मानेंगे, एंड। तो मुझे दोनों के एक साथ नोट करने हैं, तो एंड के लिए क्या लगेगा, 2 है ना, इनटू लगेगा है ना। तो दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो टोटल कितने आउटकम्स होंगे, 4 आउटकम्स होंगे ना। वैसे तो अपने 2 सिक्कों वाला तो 10th क्लास के अंदर भी किया, 3 सिक्कों वाला भी किया, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, वहां अपने परमुटेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं सीखा था। यहाँ 11th क्लास में अपन चैप्टर नंबर शायद 7 है ना, उसमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट अपने सीख लिया है ना। वो क्या है कि और के लिए तो प्लस और एंड के लिए क्या होता है, मल्टीप्लाई है ना। तो इस कॉइन पे भी H या T दोनों में से कोई एक आएगा, तो 1 + 1 2 हो गए। इस कॉइन पे भी 1 + 1 कितने हो गए, 2, और दोनों का, चूंकि मुझे दोनों का नोट करना, 2 × 2 कितने हो गए, 4 हो गए है ना। तो मुझे इसका सैंपल स्पेस लिखना है ना, सैंपल स्पेस लिखना है। तो हमें आंसर में क्या लिखना है, सैंपल स्पेस को ऐसे डिनोट करेंगे। सैंपल स्पेस क्या होता है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट है ना, वही होता है सैंपल स्पेस। क्या होगा, या दोनों पे हेड आएगा, या पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल आए, या पहली बार टेल दूसरे पे हेड है ना, या दोनों पे क्या आ जाए, टेल आ जाए। ये 4 आउटकम होंगे है ना, इस वाले रैंडम एक्सपेरिमेंट के ये 4 आउटकम होंगे, और इस 4 आउटकम का जो सेट है वो क्या होगा, सैंपल स्पेस होगा। ठीक है, चलो जी सेकंड देखते हैं है ना। क्या कह रहे हैं, 500 के एक जोड़े को एक बार फेंकने के परीक्षण का प्रतिदर्श मिष्टी ज्ञात कीजिए ना। एक पेयर है ना, डाइस का पेयर है, मान लो एक रेड कलर का एक ब्लू कलर के 2 डाइस हैं, और दोनों को एक बार थ्रो करें है ना। तो जितने आउटकम होंगे उसका मुझे सैंपल स्पेस लिखना है, और प्रतिदर्श मिष्टी के कुल अवयवों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। संख्या भी देख लेते ना। तो देखो ये फर्स्ट डाइस है ना, फर्स्ट डाइस है, तो इस पर क्या क्या आ सकता है, 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, तो 6 आउटकम्स इसमें हो सकते हैं और 6 इसमें हो सकते हैं ना। और दोनों के नोट करने मेरे को तो एंड आएगा ना, तो 6 × 6 कितने हो जाएंगे, 36 आउटकम्स होंगे ना, 36 आउटकम होंगे। वो लिखेंगे कैसे, इसका सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे, देखो पहले पे 1 आए, दूसरे पे भी 1 आए, पहले पे 1 दूसरे पे 2, पहले पे 1 दूसरे पे 3, पहले पे 1 4 है ना, 1 4, फिर 1 5, फिर 1 6, फिर 1 6 हो गया, फिर पहले पे 2 आ जाए, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। ठीक है, फिर पहले पे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। ठीक है, फिर पहले पे क्या आ गया, मान लो 4 आ गया, तो 4 1, पहले पे 4 है तो दूसरे पे क्या क्या हो सकते हैं ना, 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। पहले दूसरा मतलब एक रेड वाला पहला मान ले रहे हो, ब्लू वाला क्या मान ले रहे हैं, दूसरा ना। तो 5 1, रेड वाले पे 5, ब्लू वाले पे 1, रेड वाले पे 5, ब्लू वाले पे 2, इस तरह से। फिर 5 3, फिर 5 4, फिर 5 5 और फिर 5 6। इसी तरह से रेड वाले पे 6 1 है ना, 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6 है ना, 6 और 6 दोनों पे 6 6 आ सकते हैं ना।
ये वाला जो सेट है फिर, है ना, ये वाला जो सेट है वो क्या है, सैंपल स्पेस है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कुछ कितने होंगे 36। वो अपन ने वहाँ से भी देख लिया था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, इस तरह से लिखेंगे। चलो जी करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। उससे पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो बोर्ड पे क्या कह रहा है कि निम्न प्रत्येक परीक्षण के लिए उपयुक्त प्रतिदर्श समष्टि के उल्लेख कीजिए ना। उसने क्या बोला, नीचे परीक्षण दे रखे ना, कैसे परीक्षण, यादृच्छिक परीक्षण है ना। इनको परीक्षण को जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसको सिर्फ वो किस प्रोनाउन से यूज करा, किस क्या क्या बोला उसको, एक्सपेरिमेंट ही बोल रहा है ना। तो मतलब ये नोन है कि वाले जो एक्सपेरिमेंट है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। कौन सी कंडीशन सर? दो, कि मोर देन वन आउटकम होंगे और जो आउटकम है वो इम्पॉसिबल है, प्रिडिक्टेबल नहीं है ना, प्रिडिक्टेबल नहीं है, उनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते है ना। तो ये जो सारे एक्सपेरिमेंट है, रैंडम नाम नहीं भी लिया है तो रैंडम एक्सपेरिमेंट ही है, दोनों कंडीशन फुलफिल करे ना। ठीक है, उसके लिए क्या लिखनी है, प्रतिदर्श समष्टि लिखनी है ना, मतलब सैंपल स्पेस लिखना है हमें, है ना। तो पहला पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है कि एक बालक की जेब में 1 रुपए, 1 रुपए, 1 2 रुपए और 1 5 रुपए के सिक्के है ना। कोई वो है उसकी जो पॉकेट है उसके अंदर 1 रुपए का एक है, 1 2 रुपए का भी एक है और 5 रुपए का भी एक सिक्का है ना। वह अपनी जेब से एक के बाद एक 2 सिक्के निकालता है ना, और हमें उसका क्या लिखना है, सैंपल स्पेस लिखना ना। तो आंसर नंबर फर्स्ट है ना, माना 1 रुपए का सिक्का P, 2 रुपए का सिक्का Q, व 5 रुपए का सिक्का R है ना। 1 रुपए का सिक्का एक है, P बोल दिया, और 2 रुपए वाले सिक्के को मैंने Q बोल दिया, और 5 रुपए वाले सिक्का क्या है, R है ना। तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा ना, सैंपल स्पेस क्या होगा, क्या बोला वापिस पढ़ो, सिक्के हैं, वह अपनी जेब से एक के बाद एक, पहले एक सिक्का निकाला फिर दूसरा सिक्का निकालता है, तो सैंपल स्पेस क्या होगा ना। मान लो पहली बार जब उसने निकाला तो 1 रुपए का सिक्का था, मतलब P था, है ना। तो दूसरा सिक्का क्या हो सकता है, फिर Q भी हो सकता है। पहली बार निकाला जेब से तो 1 रुपए वाला सिक्का निकला, और दूसरी बार निकाला तो 2 का हो सकता है, या दूसरी बार जो निकाला वो क्या हो सकता है, 5 का हो सकता है ना। तो पहला जो सिक्का था वो तो 1 रुपए का ही था, दूसरी बार वाला 2 रुपए का भी हो सकता है, 5 रुपए का भी हो सकता है। ठीक है, पहली बार वाला सिक्का मान लो 2 रुपए का है ना, 2 रुपए का है मतलब Q है, तो दूसरी बार वाला 1 रुपए का भी हो सकता है और 5 रुपए का भी हो सकता है। ठीक है, अब पहली बार वाला सिक्का मान ले रहे हैं वो 5 रुपए का था, तो दूसरी बार वाला 1 रुपए का भी हो सकता है, पहली बार वाला तो 5 का है ही, है ना, और दूसरी बार वाला क्या हो सकता है, 2 रुपए का भी हो सकता है। यही सैंपल स्पेस होगा ना, यही सैंपल स्पेस होगा इसका, है ना। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन की लैंग्वेज यूं बोल देता ना कि एक साथ 2 सिक्के निकाला ना, एक के बाद एक न बोल के वो क्या बोल देता, एक साथ 2 सिक्के निकालता है ना, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाता है फिर देखो, या तो 1 रुपए का 2 रुपए का होगा, या 1 रुपए का 5 रुपए का होगा, या 2 रुपए का और 5 रुपए का होगा। यही 3 सैंपल स्पेस के 3 ही आउटकम होंगे। बोले सर कैसे कैसे कैसे, है ना। उसने लैंग्वेज चेंज करता तो की बात करूँ, अगर ये क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज कर देता इसकी, वो यूँ बोलता कि एक बालक की जेब में 1 रुपए, 2 रुपए का एक और 5 रुपए का एक सिक्के में अपनी जेब से 2 सिक्के एक साथ निकालता है, 2 सिक्के एक साथ निकालता है, तो सैंपल स्पेस ली हुई ना। या तो दोनों सिक्के पर 1 और 2 का हो सकता है, या 1 और 5 का हो सकता है, या 2 और 5 का हो सकता है ना, क्योंकि 2 और 1 का तो यही बात है ना। बोले सर 2 और 1 का भी तो हो सकता है, 2 और 1 का हुआ तो वो तो एक ही बात है, 1 या 2 का हो या 2 या 1 का हो, क्रम का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्रम का तो कोई मतलब नहीं है ना। इसमें 2 सिक्के एक साथ निकालूंगा तो या 1 2 का बोल दो उनको, या 2 1 का बोल दो, एक ही बात हो। तो सैंपल स्पेस में फिर कितने आउटकम होंगे, 3 ही होंगे। कितने होंगे, 3 ही होंगे। और वो बोला एक के बाद एक निकाला, तो क्या है, तो उनके क्रम का महत्व है कि पहले 1 रुपए वाला निकलेगा तो बाद में 2 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, फिर पहले 2 रुपए वाला निकल जाए, है ना, तो बाद वाला 1 रुपए का भी हो सकता है और 5 रुपए का हो सकता है। पहला एक 5 रुपए का निकल गया तो बाद वाला 5, 1 का और 2 का, ये 6 आउटकम होंगे, है ना उस कंडीशन में। ये अलग क्वेश्चन था ना, तो क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़े। ये क्या था, दोनों एक साथ, दोनों एक साथ हो तो ये होगा, है ना। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या है कि एक व्यक्ति किसी व्यस्त राजमार्ग पर 1 वर्ष में होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या लिखता है। कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, वो रोड पे बैठ गया और 1 साल तक वो लिखेगा ना, 1 साल तक
एक वर्ष में होने वाले, एक वर्ष में कितनी उस वहाँ पे क्या होंगी, एक वर्ष में, एक पूरे ईयर के अंदर उस रोड पे कितने एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो उसका सैंपल स्पेस जब वो लिखना चाहेगा, है ना, तो क्या होगा, या तो 0, कोई घटना होगी नहीं उस राजमार्ग पे, या 1 होगी, या 2 होगी, या 3 या 4 या 5 या कितनी हो सकती हैं, है ना, बहुत सारी हो सकती हैं। तो डॉट डॉट डॉट, है ना, 3 डॉट लगा के पीछे छोड़ देंगे ना, तो मतलब कितनी भी इनफाइनाइट सेट है ना, कितनी भी उस पर घटनाएं हो सकती हैं 0 से लेके अनंत तक। क्योंकि आपको पता है, बोले सर सैंपल स्पेस क्या इनफाइनाइट हो सकता है क्या, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम हैं वो क्या इनफाइनाइट हो सकते हैं क्या? हाँ, हो क्यों नहीं सकते, क्योंकि सैंपल स्पेस क्या है, एक सेट है, और सेट इनफाइनाइट भी हो सकता है और फाइनाइट भी होते हैं ना, तो इनफाइनाइट सेट है। चेक कर ले रहे हैं अपना आंसर, चेक कर ले रहे हैं आंसर नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। टोटल कितने आउटकम है, 6 है ना, उसने QHR मान लिया, ठीक है, और दूसरे के 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, बिल्कुल से इस तरह से करेंगे। करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 4, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 दोनों बोर्ड पे देखो। 4th नंबर क्या कह रहा है कि एक सिक्का उछाला जाता है ना, एक कॉइन को टॉस किया जाता है, ठीक है, ठीक है, आराम से पढ़ेंगे क्वेश्चन है ना। यदि उस पर चित्त प्रकट हो तो हम एक थैली जिसमें 3 नीली 4 सफेद गेंदें हैं में से एक गेंद निकालते हैं, है ना। यदि उस कॉइन पे हेड आ जाए ना, एक कॉइन को टॉस किया, उसमें उस पे हेड आ जाए ना, आउटकम हेड आ गया, तो हेड आने पे क्या होगा, एक बैग है, बैग में 3 तो ब्लू कलर की बॉल है और 4 व्हाइट कलर की बॉल है, उनमें से एक बॉल चूज करेंगे, ठीक है, ठीक है। यदि सिक्के पर पट आता है ना, टेल आ जाए, यदि उसी कॉइन पे टेल आ जाए तो एक पासा फेंकते हैं। इस परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि का वर्णन कीजिए ना। ये जो एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इसका जो सैंपल स्पेस है उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। चर्चा करनी है मतलब लिखना है ना, लिखना है। तो मैं मान लेता हूँ ना, मैं मान लेता हूँ, माना नीली गेंदें, नीली गेंदें क्या है, 3 गेंदें ना, 3 नीली है, वो कौन सी है, B1 है, B2 है और B3। वह सफेद गेंदें W1 है ना, W1, W2, W3 और W4 है ना, क्योंकि बैग में 4 और 3 7 बॉल हैं, 3 ब्लू हैं, 3 ब्लू बॉल हैं, वो अलग अलग कितना, B1, B2, B3 और 4 व्हाइट बॉल हैं, W1, W2, W3, W4 है ना, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है, सैंपल स्पेस लिखना है ना आंसर में। आंसर में हमें क्या लिखना है, इसका सैंपल स्पेस है ना। इस प्रयोग की प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस क्या होगा ना। यदि कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस किया और मैं मानता हूं कि उस पर हेड आया ना, उस पर क्या आया, हेड आया, हेड है, चित्त है ना, चित्त आने पर इसमें से, इस बैग में से एक बॉल निकालेंगे ना। हेड आने पे मैं बॉल चूज की, उस बैग में से बॉल चूज की, वो तो इन 7 में से कोई सी भी बॉल हो सकती है, 7 में से B1 हो सकती है, हेड आने पे B2 भी हो सकती है, भी हेड तो आ ही गया, कॉइन पे हेड तो आ गया, बॉल चूज कर रहा हूं, वो B1, B2, B3 में से कोई सी भी हो सकती है, W1, W2, W3 में से कोई सी भी हो सकती है, हेड तो आ ही गया ना, B3 हो सकती है, और हेड आने पे W1 भी निकल के आ सकती है, हेड आने पे W2 भी निकल के आ सकती है, हेड आने पे W3 भी निकल के आ सकती है, हेड आने पे W4 भी निकल के आ सकती है। मतलब कॉइन को टॉस किया, हेड आया, चित आया है ना, चित आने पे बैग में से एक बॉल निकाली, वो इनमें से कोई सी भी हो सकती है। मतलब ये सारे परिणाम आउटकम्स है, ये सारे के सारे क्या हैं, आउटकम है हेड आने वाले। अगर मान लो कॉइन पे टेल आ गया ना, टेल आ गया है ना, पट प्रकट होने पर एक पासा फेंकते हैं ना, टेल आया, टेल आया तो उसके क्या क्या डाइस को थ्रो किया, उस पर क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 है ना। टेल आने पे क्या हो सकता है, 1 आ सकता है, टेल आने पे 2, डाइस पे टेल, कॉइन पे टेल, डाइस पे 1, कॉइन पे टेल, डाइस पे 2, क्योंकि टेल आएगा तभी डाइस थ्रो करेंगे ना। कॉइन पे टी, डाइस पे 3, कॉइन पे टी, डाइस पे 4, कॉइन पे टी, डाइस पे 5 और कॉइन पे टी, डाइस पे 6। ये इतने आउटकम्स हो सकते हैं, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आउटकम हो सकते हैं। ये सैंपल स्पेस है उसका ना, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट था, उसका सैंपल स्पेस है। इस तरह से लिखेंगे, लॉजिकल बातें ज़्यादा होंगी, प्रोबेबिलिटी में लॉजिक पार्ट ज़्यादा रहता है, थ्योरेटिकल पार्ट क्या रहता है, कम रहता है। इसलिए लॉजिक लगाना ना कि हेड आया तो बॉल कोई सी भी आ सकती है और टेल आएगा तो कोई से भी, कोई डाइस पे कुछ भी आ सकता है, ठीक है। 5th देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, एक ऐसे परीक्षण पर विचार कीजिए जिसमें एक सिक्के को बार बार तब तक उछालते हैं जब तक उस पर
चित्त प्रकट न हो जाए इस प्रतिदर्श समष्टि का वर्णन कीजिए ना। हमें ऐसा कोई प्रयोग करना है, एक्सपेरिमेंट करना है कि कॉइन को बार बार थ्रो करेंगे ना, बार बार थ्रो करेंगे, जब तक थ्रो करते रहेंगे, टॉस करते रहेंगे, थ्रो करने मतलब टॉस करते रहेंगे जब तक उस पर हेड नहीं आ जाए, जब तक उस पर हेड नहीं आ जाए तब तक उसको टॉस करते रहेंगे ना। तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा फिर देखो, या तो आपने पहली बार ही टॉस किया उस पर हेड आ गया तो रुक गए, ठीक है, पहली बार टॉस किया उस पर हेड आ गया, हम उस कॉइन को कब तक टॉस करेंगे, बार बार तभी तक तो टॉस करेंगे जब तक उस पर चित्त ना आ जाए, चित्त मतलब हेड नहीं आ जाए ना। या तो पहली बार में हेड आ गया, ठीक है, मान लो पहली बार में हेड नहीं आया, टेल आ गया, तो दूसरी बार टॉस किया, दूसरी बार क्या किया, उसको टॉस किया, दूसरी बार टेल आया तो रुक गए। फिर क्या किया, या क्या हो सकता है, पहली बार टॉस किया टेल आया तो रुका नहीं, फिर दूसरी बार टॉस किया तो भी टेल आया, तीसरी बार टॉस किया तो हेड आया तो रुक गया, ये एक परिणाम हो गया। हम कब रुकेंगे, जब कॉइन पे एच आ जाएगा तभी रुकेंगे, नहीं तो उसको उछालते रहेंगे, उछालते रहेंगे। या तो पहली बार उछालने पे हेड आ गया तो अपन रुक गए, या पहली बार टॉस किया टेल आया रुके नहीं, एक बार और टॉस किया तो हेड आ गया तो रुक गए, या पहली 2 बार टॉस किया तो टेल आया, तीसरी बार में हेड आ गया रुक गए, या क्या हुआ, पहली बार टेल आया, दूसरी बार टेल आया, तीसरी बार टेल आया और चौथी बार क्या आ गया, हेड आ गया। या पता चले जिंदगी में हेड आया नहीं, टेल ही टेल आता जा रहा है और अपन उसको उछालते जा रहे हैं ना। तो फिर क्या करेंगे, डॉट डॉट डॉट, ये आएगा इसका सैंपल स्पेस, जो कैसा होगा, जिसमें सैंपल पॉइंट है ना, ये जो आउटकम्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, सैंपल पॉइंट, प्रतिदर्श बिंदु होते हैं ना, इस सैंपल पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो कितने सैंपल पॉइंट होंगे इसके, इनफाइनाइट होंगे, और इसमें कितने होंगे, 7, कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आउटकम चेक कर ले रहे हैं, चेक कर ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है ना, HB1 HB2 HB3 4 तक, और ठीक है ठीक है ठीक है ना, ठीक है, और 5th नंबर में यही है ना। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारे एक्सरसाइज 16.1 का इंट्रो प्लस एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। मिलते हैं अपने एक्सरसाइज 16.1 के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।